Class 9th English Beehive Poem 1 The Road Not Taken by Robert Frost. Robert Frost is an American poet, अमेरिकी कवि हैं ये. और सबसे पहले टाइटल, सी द फर्स्ट टाइटल, द रोड, रास्ता, वो रास्ता, नॉट टेकन, टेक थर्ड फॉर्म ऑफ टेकन, थर्ड फॉर्म ऑफ टेक टू टेकन यानी लिया गया. तो वो रास्ता जो नहीं लिया गया, या कह सकते हैं कि अनचुना रास्ता, अनसेलेक्टेड पाथ. दिस इज़ अ सिम्बॉलिकल पोएम. ये एक प्रतीकात्मक कविता है जिसमें बात जो सतह पर की जाती है वो हमारे जीवन से भी कहीं ना कहीं जुड़ती है. अबाउट दिस पोएम, सी द नोट इज़ रिटन. दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस. तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, ये एक फेमस कविता है, प्रसिद्ध कविता है, वेल नोन कविता है. और ये किस बारे में है? ये चयन करने के बारे में, मेकिंग चॉइसेस, चयन करने के बारे में. अब चयन, जैसे यहाँ पे लिखा है द रोड नॉट टेकन, तो रोड नॉट टेकन और द लगाया है, तो इसका मतलब कि अनचुना रास्ता कब होगा? जब चुनने के लिए कम से कम 2 रास्ते हों. और जब चुनने के लिए 2 रास्ते हों और हम बात कर रहे हैं उस रास्ते के बारे में, द रोड नॉट टेकन, इट मीन्स वी आर नाउ थिंकिंग अबाउट द रोड, अबाउट द चॉइस. हम अब उस रास्ते के बारे में, उस चॉइस के बारे में सोच रहे हैं जिसको हमने छोड़ दिया. अब सोच क्यों रहे हैं? सोच रहे हैं इसलिए कि अगर हमने उसे चुना होता तो आज क्या होता. इट इज़ नॉट क्लियर हियर कि दैट द पोएट इज़ सैड और हैप्पी. हो सकता है कि जो रास्ता चुना गया होता उस पर चल करके आज जितनी अच्छी स्थिति ना होती या बहुत अच्छी होती. बट द फैक्ट इज़ दैट द पोएट इज़ थिंकिंग अबाउट दैट. नाउ दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस. तो चयन करना और चयन निश्चित रूप से हमारे भविष्य को शेप करते हैं, आकार देते हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली. रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमरीकी कवि हैं जो सरल भाषा में लिखते हैं, जिनकी रचनाएं सरल होती हैं, बट फुल ऑफ इंसाइट यानी अंतर्दृष्टि से परिपूर्ण इनकी कविताएं होती हैं. अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, और किस तरह के सामान्य अनुभवों के, यानी साधारण चीज़ों के बारे में लिखते हैं, लेकिन उनके बीच एक इंसाइट छुपा होता है, एक समझ, एक अंतर्दृष्टि छुपी होती है. नाउ we should start the poem. 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Now see, 2 roads, 2 रास्ते, diverged, बट जाना, बट गए, अलग अलग हो गए, इन अ येलो वुड, एक पीले वन में. नाउ दिस येलो वुड, आई टोल्ड यू दैट दिस इज़ अ सिम्बॉलिकल पोएम. सो 2 रास्ते बट गए एक येलो वुड, पीले जंगल में. नाउ सिंपली अगर लिटरली इसका मतलब हम लें तो द पोएट बिलोंग्स टू द एरिया वेयर द फॉरेस्ट आर फुल ऑफ येलो लीव्स इन विंटर सीजन. कि जहाँ पे कभी यहाँ रहता है, वहाँ पे जो जंगल होते हैं वो विंटर सीजन में पीली पत्तियों से भरे हुए होते हैं. और अगर इसका प्रतीकात्मक रूप लें तो दिस येलो वुड ऑल्सो डिनोट्स द वर्ल्ड. तो ये जो येलो वुड है, पीला वन, ये संसार को, सांसारिक जीवन को भी शो करता है. एंड सॉरी, और पोएट को, कवि को खेद है, आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, कि ये दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता था. एंड बी वन ट्रैवलर, और एक यात्री होते हुए. लॉन्ग आई स्टूड, देर तक मैं खड़ा रहा. एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और उनमें से एक रास्ते को मैं देखता रहा जितनी दूर तक मेरी नज़र जा सकती थी या जितना मैं देख सकता था. टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ. अब अंडरग्रोथ मीन्स बीइंग इनविजिबल बिकॉज ऑफ द डेंसिटी और द shrubs or herbs there. So
अब ये अंडरग्रोथ क्या हो गया, ऐसी जगह, वो रास्ता ऐसी जगह पे जाना जिसके आगे से दिख नहीं रहा है, झाड़ियों में, घास में या किसी चीज़ में जाके छुप जा रहा है। तो ये वहाँ तक कवि देखता रहा कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है। देन took the other, just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. अब सी देन टूक द अदर, अब पहले रास्ते को खड़ा होकर के पोएट देखता रहा, उसके बाद जो चूज़ किया उसने वो दूसरे रास्ते को चूज़ किया, जस्ट एज फेयर, जो कि बड़ा साफ सुथरा दिख रहा था और सटीक लग रहा था, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद ये ज़्यादा अच्छा चुनाव, ज़्यादा अच्छा दावा था, बिकॉज क्योंकि इट वॉज ग्रासी, ये हरा भरा था, एंड वॉन्टेड वेयर, एंड नो स्टेप्स वर सीम देयर, और वहाँ पे कोई पहले से चले हुए पदचिन्ह दिखाई नहीं दे रहे थे। दो, यद्यपि, एज फॉर एज दैट पासिंग देयर, जब वहाँ पे गया, वहाँ से गुज़रा, तो आने जाने पता चला, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, कि वो रास्ता भी पहले के रास्ते की तरह चला हुआ था। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, लेकिन उस सुबह दोनों के दोनों एक समान ढके हुए थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, सुबह पत्तों से दोनों रास्ते एक जैसे ढके हुए थे और उसमें कोई भी पत्ते काले नहीं पड़े थे, कोई भी कदमों के काले निशान नहीं पड़े हुए थे, मतलब दोनों ही पत्तों से बराबर तरीके से ढके हुए थे। ओह, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब ओह जब कोई कहता है तो क्या मतलब, उस चीज़ के बारे में वो थॉटफुल है, थोड़ा सैड भी हो सकता है कि अगर मैंने वो चुना होता तो क्या होता। आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने पहला रास्ता किसी और दिन के लिए छोड़ दिया कि मैं बाद में आके इस पे चलूँगा। येट, जबकि नोइंग, जानते हुए, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि किस तरह एक रास्ता उसी को आगे बढ़ाता है रास्ते पर जब आगे बढ़ जाते हैं। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे संदेह हुआ कि क्या मैं कभी वापस आ सकूँगा। तो ऐसे ही जीवन में भी होता है कि वी टेक चॉइसेस एंड दैट शेप आवर लाइफ, एंड लेटर वी थिंक दैट द चॉइस दैट वी डिड नॉट टेक एंड व्हाट इम्पैक्ट दैट वन इज़ making in our life. So I shall be telling this, अब दूसरी चॉइस पोइट ने यहाँ सेलेक्ट की थी, I shall be telling this with a sigh, S-I-G-H, sigh, I shall be telling this with a sigh, मैं एक गहरी सांस लेकर के इसे बता रहा हूँगा। Somewhere ages and ages hence, कभी कहीं बहुत समय के बाद, एजेस एंड एजेस मतलब तो वैसे होता है युगों युगों, लेकिन इसका मतलब हुआ बहुत बहुत समय बाद, मैं फ्यूचर में कहीं ये कह रहा हूँगा, बता रहा हूँगा, एक गहरी सांस लेकर, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टूक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, कि दो रास्ते एक जंगल में बट गए थे और मैंने वो रास्ता चुना जिस पर कम चला गया था, कम चले गए रास्ते को चुना, और इसी वजह से आज जो भी चीज़ फ़र्क है, जो भी अंतर है, जो भी डिफरेंस है, वो उसी कारण से है। अब इसका सिंबॉलिज़म हम लोग देखें। येलो वुड मैंने बताया कि संसार से मतलब है, संसार में ऐसे ही हम लोगों को भी चुनाव करने का समय आता है कि हम लोग, हमारे सामने एक से ज़्यादा चॉइसेस होती हैं और हम एक साथ दोनों चॉइसेस को चूज़ नहीं कर सकते, वहाँ हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। और सेलेक्ट करने से पहले, सी हियर इन द फर्स्ट पैरा ओनली, it is given and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth, means बिफोर टेकिंग द चॉइस, बिना पहले चॉइस चूज़ करने से पहले
हम सोचते हैं दोनों विकल्पों के बारे में कि कैसा कौन सा रहेगा, दूर तक सोचते हैं, जहाँ तक हमारी समझ होती है, जहाँ तक हमारे पास संसाधन होते हैं वहाँ तक देखते हैं, सोचते हैं, उसके बाद में हम डिसाइड करते हैं। देन टूक द अदर जस्ट एज फेयर, और जो रास्ता उसमें से हमें अच्छा लगता है उसे हम चूज़ करते हैं। कई बार वो रास्ता ऐसा होता है जिसे ज़्यादातर लोग चूज़ करते हैं, जैसे करियर का कोई ऑप्शन या ऐसा कोई डिसीजन जिसको ज़्यादातर लोग चूज़ करते हैं और उस पर चल करके अपनी लाइफ को आगे लेके जाते हैं। जबकि कुछ लोग ऐसे रास्तों का चुनाव करते हैं जिसको लोगों द्वारा कम चयन किया गया होता है और वो उस पर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं उनको, अब सी हियर, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, ऐसा इसलिए करते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा नहीं चुना गया और वो बड़ा हरा भरा लग रहा था। इससे कह सकते हैं कि लोगों को लगता है कि ये ज़्यादा रोमांचक होगा या ज़्यादा आनंददायक होगा, या इस पे बहुत लोगों ने नहीं प्रयास किया, इसीलिए उस पर प्रयास करते हैं। लेकिन जब हम उस पर बढ़ते हैं, दो एज़ फॉर दैट द पासिंग देयर, जब हम उस पर बढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ऐसा नहीं है, हमसे पहले भी बहुत सारे लोग यहाँ से गुज़रे हैं, बहुत सारे लोगों ने इसे देखा है। तो पहले तो हमें अच्छा ही लगता है, उसके बाद लेकिन ओह आई केप्ट फर्स्ट फॉर द अनदर डे, और जो एक रास्ता हम छोड़ देते हैं, दूसरे रास्ते सोचते हैं कि हम फिर कभी ये कर लेंगे, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है। जैसे अगर आपने शुरू से मैथ्स लिया है, आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, तो बाद में आप ये थोड़े कह सकते बाद में जाके कि नहीं मैं डॉक्टर भी बन जाऊंगा, मैं डॉक्टरी की भी पढ़ाई कर लूँगा। तो ये हो गया। अच्छा, फिर लेकिन जो भी चॉइस हम लेते हैं निश्चित रूप से वो हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है और उसका जो जीवन के आगे की जो परिस्थितियाँ, हमारा फ्यूचर होता है वो हमारे प्रेजेंट के एक्ट्स से डिसाइड होता है और उसके बाद में उसी हिसाब से परिणाम मिलते हैं जिस हिसाब से हमने काम किया होता है। और बाद में हम फिर सोचते हैं उसके बारे में। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, गहरी सांस लेकर के मैं बता रहा हूँगा, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, बहुत समय के बाद, इन फ्यूचर में, क्योंकि हम फ्यूचर में बस बता ही सकते हैं, वापस उस रास्ते पर आ नहीं सकते हैं। इसीलिए हमें जो भी निर्णय लेना चाहिए वो बहुत सोच समझ करके लेना चाहिए, ताकि बाद में हम उस पर अफसोस ना करें। क्योंकि या तो हम उस पर खुश हो सकते हैं या तो अफसोस कर सकते हैं, लेकिन उसे बदल नहीं सकते। दिस इज़ द सिम्बॉलिज्म, वी कैन नॉट चेंज what we had selected in our past and we traveled, जिस रास्ते पर हम चले उसको हम चेंज नहीं कर सकते, बस उस पर सोच सकते हैं। for this reason we should think, we should contemplate before making a choice very carefully, तो बहुत सावधानी से, बहुत सोच समझ करके हमें चुनाव करना चाहिए इस तरह का जीवन में। दिस इज़ द पोएम द रोड नॉट टेकन about by Robert Frost. Now see the rhyming scheme. You are seeing first the structure of the poem. This poem is composed in 4 passages. 4 passages में इसको लिखा गया है and each passage contains 5 lines. हर पैसेज 5 लाइनों की 5 पंक्तियों का पैरा है जिसमें लिखा गया है। And the rhyming scheme, the sound that coming at the last of the line, तो पंक्ति के अंत में जो साउंड आ रहा है उसी को कहते हैं राइमिंग। जब वो दूसरे से मिलता है, दूसरे अंत से मिलता है, तो उसको कहते हैं तुकबंदी या राइमिंग। सो सी हियर, वुड, बोथ, स्टूड, कुड, अंडर ग्रोथ। So you can see that the first line, would, is rhyming with the third, stood, and the second line, both, is rhyming with undergrowth. So you can say would, stood, could, same, and both undergrowth एक जैसे हैं। तो here you can say that the rhyming scheme of the para is A B A A B, क्योंकि would, stood, could एक जैसे हैं तो इनको A बता दिया, और both और undergrowth एक जैसे हैं तो इनको B बता दिया। So the rhyming scheme of the para is A B A A B, and the same is contained in each para of this poem. See here, fair, where, there, A, and claim, same,
B B. Again A B, A A B. Lay, black, day, way, back. तो lay, day, way, A black, back. Again B यानी A B A B. Again here last para sigh, hence, I by, difference. तो sigh, I by, A hence, difference, B. Again it is A B B. So this is the rhyming scheme of this poem, and here the explanation finishes of this chapter. Thank you.